नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य रविया। अब बिना देर किए, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम भी नजदीक आ गया है, बस 4 महीने बचे हुए हैं 12th के एग्जाम के लिए, और हम आपके सामने लेके आ गए हैं हर एक चैप्टर का 100 से ज्यादा MCQ, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में। तो आइए अब बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। 120 MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड आंसर बेस्ड ऑन द टॉपिक बाइपोलरिटी। 12th क्लास की 2 किताबें हैं पॉलिटिकल में। फर्स्ट बुक जो है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलरिटी से हम लोग यहाँ पर अपना शुरू कर रहे हैं। आइए अब हम लोग खास करके इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे थे उन लोगों की यह शिकायत थी कि सर इंग्लिश में बहुत सारे वीडियो नहीं मिलते, तो उन लोगों की शिकायत को ध्यान में रखते हुए ये प्रॉब्लम भी एपेक्स शिव गुरुकुल के द्वारा खत्म कर दिया जा रहा है। इसीलिए बिना देर किए चैनल को वो सब कर लीजिए जो कि हर चैनल में करते हैं। लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़िया लगे तो कमेंट भी कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइपोलर वर्ल्ड? What is the main characteristics of bipolar world? तो आप ऑप्शन देखिए। ए डोमिनेंस ऑफ वन सुपर पावर, 9। मल्टीपल पावर सेंटर्स, नो। 2 डोमिनेट सुपर पावर्स। आंसर क्या बन जाएगा? 2 डोमिनेट सुपर पावर्स। और डी में ऑप्शन दिया है नो डोमिनेट पावर, तो आंसर बन जाएगा सी, 2 डोमिनेट सुपर पावर्स। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है। What is the main characteristics of a bipolar world? Bipolar यानी 2 वर्ल्ड, 2 पोलर होना चाहिए, तो 2 डोमिनेट सुपर पावर्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Who are the 2 सुपर पावर्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर? 2 ऐसे कौन सुपर पावर्स थे, जो कौन पावर ब्लॉक्स थे कोल्ड वॉर के समय में? USA एंड सोवियत यूनियन। बिल्कुल आंसर सही है। USA एंड चाइना नहीं होगा, सोवियत यूनियन एंड चाइना नहीं होगा, USA एंड इंडिया नहीं होगा। तो किसके बीच में चल रहा था सुपर पावर्स? 2 सुपर पावर्स कौन सा थे? USA एंड सोवियत यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोल्ड वॉर वाज प्राइमरली ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, किसके बीच यह कॉन्फ्लिक्ट था कोल्ड वॉर? किन 2 सुपर पावर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था? अब तो 2 क्वेश्चन को जानने के बाद तीसरा क्वेश्चन आप लोग आराम से बना देंगे। USA एंड चाइना नहीं होगा, USA एंड सोवियत यूनियन बिल्कुल यही आंसर है। एंड इंडिया एंड चाइना नहीं होगा, USA एंड इंडिया नहीं होगा, तो आंसर क्या बन जाएगा? USA एंड सोवियत यूनियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a feature of bipolarity in international politics? हाँ, इसका आप देखिए। डोमिनेंस ऑफ वन कंट्री नहीं होगा, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स नहीं होगा, कंप्लीट पीस नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 2 कंपीटिंग पावर ब्लॉक्स। क्वेश्चन क्या था? Which of the following फीचर ऑफ बाइपोलरिटी? बाइपोलरिटी का फीचर क्या था? तो बाइपोलरिटी का फीचर था 2 कंपीटिंग पावर ब्लॉक्स, और 2 पावर ब्लॉक्स के बीच में कंपटीशन, प्रतियोगिता। ठीक है, आइए 5वां क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। द टर्म कोल्ड वॉर रिफर्स टू, या कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है? ए फिजिकल वॉर बिटवीन 2 कंट्रीज नहीं, ए प्रॉक्सी वॉर फाउंड इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड में तो नहीं होगा, ए स्टेट ऑफ पॉलिटिकल टेंशन एंड मिलिट्री राइवलरी बिटवीन सुपर पावर्स। क्लियर है, आंसर बन गया। ठीक, अब आइए आते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ए बाइपोलर वर्ल्ड इमर्ज्ड आफ्टर व्हिच इवेंट? किस घटना के बाद पूरी दुनिया 2 भागों में बट गई? द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 9, द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये भी नहीं होगा, द कोरियन वॉर, ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या? द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, दूसरी विश्व युद्ध जो है 1939 से 45 के बीच चले, और जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है 45 में, तो 45 से 1945 से 1991 के बीच का समय जो है
वो कोल्ड वार का समय होता है। ओके, विच इवेंट मार्क द फॉर्मल एंड ऑफ कोल्ड वार, कौन सी घटना जो है के बाद कोल्ड वार शीत युद्ध समाप्त हो गया। हाँ, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस नहीं होगा, वियतनाम वार नहीं होगा, स्वेज क्राइसिस नहीं होगा, तो बर्लिन वॉल कोलैप्स, बर्लिन की दीवार जब गिर गई तब उस घटना से कोल्ड वार की समाप्ति मानी जाती है। ओके, 8वां क्वेश्चन, विच टू ऑर्गेनाइजेशंस वेयर क्रिएटेड टू रिफ्लेक्ट द बाइपोलरिटी ऑफ द कोल्ड वार, कौन से ऐसे दो ऑर्गेनाइजेशंस बने कोल्ड वार के समय में? नाटो एंड वार्सा पैक्ट, यूनाइटेड नेशन एंड लीग ऑफ नेशन, आसियान एंड सार्क, यूरोपियन यूनियन एंड ओपेक। इसमें आप लोग को क्लियर है कि आर्मी ऑर्गेनाइजेशन था कौन? नाटो और वार्सा पैक्ट। यही दो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाइपोलरिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, which of the following countries was part of the Soviet bloc during the Cold War? हम लोग जान रहे हैं कि सोवियत यूनियन में 15 कंट्रीज थे। अब इसमें से आपको पता करना है कि कौन सी ऐसी कंट्री थे जो कि सोवियत यूनियन के ब्लॉक में शामिल था। फ्रांस नहीं था, जर्मनी नहीं था, जापान नहीं था, आंसर हो जाएगा पोलैंड। 10वां नंबर 10th क्वेश्चन, द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अकर्ड इन, यह कोल्ड वार का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है और इस इवेंट के बाद कोल्ड वार का टेंशन और ज्यादा बढ़ गया था। तो अब यह देखिए, कहता क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ? तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ 1962। ओके, 11th नंबर के क्वेश्चन पर हम आते हैं। 11th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द प्राइमरी आइडियोलॉजी ऑफ द यूएसए, यूएसए की प्राथमिक विचारधारा, पहली विचारधारा क्या थी ड्यूरिंग द कोल्ड वार? तो मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म तो नहीं होगा, ये तो फॉलो कर रहा था सोवियत यूनियन। लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, ये था यूएसए का आइडियोलॉजी। फासिज्म नहीं चलेगा, इटली में है। थियोक्रेसी, ये भी नहीं होगा आंसर। आंसर हो जाएगा लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th नंबर के क्वेश्चन में, द वार्सो पैक्ट वाज लेड बाय, क्योंकि उस समय में जब कोल्ड वार था तो बहुत सारे आर्मी ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे, नाटो, सीटो, सेंटो। अब एक नया आर्मी ऑर्गेनाइजेशन है वार्सो पैक्ट। कहता है द वार्सो पैक्ट वाज लेड बाय, तो नाटो, सीटो, सेंटो ये बनाया गया था कैपिटलिस्ट ब्लॉक के द्वारा, यूएसए के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, और वार्सा पैक्ट बनाया गया किसके द्वारा? सोवियत यूनियन के द्वारा। समझ में आ रही है बात? पक्का, कन्फर्म? आगे, द मेन रीजन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाटो वार, नाटो बनाने का मेन रीजन क्या था? प्रमुख कारण, असली कारण क्या था? और नाटो का फुल फॉर्म आप लोग जान रहे होंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो द मेन रीजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाटो वाज, इसका टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, रशिया में, सोवियत यूनियन में जो कम्युनिज्म आ गया था उसके प्रसार को रोकने के लिए, उसके एक्सपेंशन को रोकने के लिए एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक के द्वारा एक आर्मी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसका नाम था नाटो। आइए 14th नंबर क्वेश्चन में, द सोवियत यूनियन डिसॉल्व्ड इन, जो सोवियत यूनियन 1945 से बनना शुरू हुआ उसका विघटन कब हो गया, वह डिसॉल्व कब हो गया, डिक्लाइन कब हुआ? तो आंसर आएगा 1991 में। 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन हो गया और इस घटना के बाद दुनिया यूनिपोलर हो गई, एक ध्रुवीय हो गया और पूरी दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया, जिसे आप आज भी महसूस कर सकते हैं। 15th नंबर का क्वेश्चन, which of the following country was part of the US-led bloc during the Cold War? अब इस क्वेश्चन में आपको पता करना है कि यूएसए के ग्रुप में कौन था, कैपिटलिस्ट ग्रुप का कंट्री कौन था,
क्यूबा नहीं होगा, कम्युनिस्ट था। चाइना नहीं होगा, कम्युनिस्ट था। इंडिया नहीं होगा, नॉन अलाइनमेंट था। बच गया कौन? जापान। तो आंसर क्या हो जाएगा? जापान। 16 द कॉन्सेप्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर। हाँ, तराजू देखे होंगे, पावर बैलेंस किया जाता है। इज मोस्ट एसोसिएट विथ, हाँ, अब इसमें यूएसए नहीं होगा, यूएसएसआर नहीं होगा। रियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या हो जाएगा? रियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not direct consequence of bipolarity? कौन सी ऐसी घटना है जो कि बाइपोलरिटी के लिए नहीं है? प्रॉक्सी वार्स के नंबर ऑप्शन है, बी नंबर में है आर्म्स रेस नहीं होगा, सी नंबर में फॉर्मेशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नहीं होगा, तो सर टोटल डिसआर्मामेंट यानी पूर्ण रूप से हथियारों को छोड़ देना। तो क्वेश्चन क्या था? Which of the following is not direct consequence of bipolarity? दो ध्रुवीयता का लगा मतलब घटनाक्रम में कौन शामिल नहीं है? तो टोटल डिसआर्मामेंट यानी पूर्ण रूप से हथियारों पर प्रतिबंध, ये नहीं था। 80 the policy of containment was primarily used by, ये containment वर्ड जो है किसके लिए यूज किया गया? तो यूएसए के लिए यूज किया गया था। सोवियत यूनियन, चाइना और इंडिया के लिए यूज नहीं किया गया था। कौन सा? पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट। ये हम लोग बाद में देखेंगे पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट है क्या, जब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को देखना शुरू करेंगे उसमें कंटेनमेंट पर डिस्कशन हो जाएगा। द मेन पर्पस ऑफ द यूनाइटेड नेशन ड्यूरिंग द कोल्ड वार, यूनाइटेड नेशन का कोल्ड वार के समय में हाँ क्या था? पर्पस क्या था? तो पर्पस था प्रमोट कैपिटलिज्म नहीं था, हाँ फैसिलिटेट ट्रेड ये भी नहीं था, प्रमोट सोशलिज्म ये भी नहीं था। तो आंसर क्या होगा? प्रिवेंट वार बिटवीन द सुपर पावर्स ब्लॉक, जो दो सुपर पावर्स आपस में कोलाइड कर रहे थे, जिन दोनों के बीच में आपस में कंफ्लिक्ट हो रहा था, उन दोनों को रोकना था यूनाइटेड नेशन का पहला पर्पस था। द मार्शल प्लान, जान रहे होंगे आप लोग, द मार्शल प्लान वाज इंप्लीमेंटेड बाय द यूएसए। यूएसए क्यों किया गया? हाँ, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप, दो वर्ल्ड वार में यूरोप ने जो तबाही और बर्बादी हुई थी, तो यूरोप को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कैपिटलिस्ट अमेरिका ने एक प्लान बनाया था जिसका नाम था मार्शल प्लान। और यह क्वेश्चन पूछ रहा है मार्शल प्लान किसके लिए था? तो मार्शल प्लान वाज इंप्लीमेंटेड बाय द यूएसए टू, किसके लिए? तो एड द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप। ओके, उम्मीद है कि आप लोगों का रिवीजन भी हो रहा होगा और जो भी क्वेश्चंस यहाँ अभी डिस्कशन हो रहा है यही क्वेश्चंस आपको, और सीबीएसई में भी अब 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव, तो सीबीएसई बोर्ड वाले हो या बिहार बोर्ड वाले हो या TRE 4 की जो तैयारी कर रहे हैं टीचर, वो भी इस वीडियो को देखकर वो बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इसी डिस्कशन से आ जाएगा। आगे 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द राइवलरी बिटवीन द यूएसए एंड सोवियत यूनियन वाज मेनली अबाउट, दोनों के बीच यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो राइवलरी चल रहा था किस लिए चल रहा था? तो किस लिए चल रहा था? हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक कंपटीशन, वो तो था ही लेकिन वह मेन रीजन नहीं था। हाँ, कंट्रोल ओवर अफ्रीका ये भी नहीं था, टेरिटोरियल एक्सपेंशन ये कारण था लेकिन मेन रीजन नहीं था। मेन रीजन क्या था? तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे दोनों में। अमेरिका चाह रहा था कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी डोमिनेट करे वर्ल्ड में, और रशिया यूएसएसआर यह चाह रहा था कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है यह डोमिनेट करे वर्ल्ड में। बस यही दोनों आइडियोलॉजी के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट था यही कोल्ड वार था। ओके, आगे 22 द नॉन अलाइन्ड मूवमेंट वाज फाउंड बाय, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट किसके द्वारा तैयार किया गया, बनाया गया? हाँ, यूएसए एंड यूएसएसआर नहीं होगा क्योंकि ये लोग आपस में लड़ाई कर रहा है। चाइना और इजिप्ट नहीं होगा, फ्रांस एंड ब्रिटेन नहीं होगा, इंडिया एंड यूगोस्लाविया। आंसर क्लियर।
द Berlin Wall divided East and West Germany during the Cold War. The wall fell in. यह दीवार कब गिर गई? जब बर्लिन की दीवार थी वो कब गिर गए? तो वो हो गया आंसर 1989 में। और यही बर्लिन दीवार के गिरने से फॉल ऑफ बर्लिन वॉल is the indicator of the end of bipolarity, and after the fall of Berlin Wall, the unipolar world was started. Okay, now the Cuban Missile Crisis was a confrontation between Cuban Missile Crisis किन दो देशों के बीच में टेंशन का कारण बन गया, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो गया। यूएसए वियतनाम नहीं होगा, यूएसए एंड क्यूबा, क्योंकि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात हो रही है तो क्यूबा के पर आंसर आ जाए, नहीं जाना है, क्योंकि क्यूबा में मिसाइल किसने पुट किया था? तो यूएसएसआर ने। किसको डराने के लिए? तो यूएसए को डराने के लिए। तो दोनों के बीच में, किसके दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन होगा? यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में। आगे चलते हैं। द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 25 नंबर का क्वेश्चन occurred over the placement of Soviet missile in क्यूबन मिसाइल क्राइसिस किस कारण से घटा? सोवियत यूनियन ने किस देश में मिसाइल ऑफ किया जिससे कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जैसा टेंशन शुरू हो गया? तो क्यूबा की बात हो रही है, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्यूबा में। In which year did the Soviet Union launch Sputnik? द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, पहला कृत्रिम उपग्रह, मानव निर्मित, मानवों के द्वारा बनाया गया पहला सैटेलाइट स्पुतनिक, वो रशिया ने कब छोड़ा? आंसर हो जाएगा 1957 में। क्योंकि जब अमेरिका और रशिया आइडियोलॉजिकली टकरा रहे थे, अब वो दोनों स्पेस की ओर भी अपना कंपटीशन आगे बढ़ा दिए। द आइडिया ऑफ पेरेस्ट्रोइका was introduced by which Soviet leader? कौन सा सोवियत प्रेसिडेंट था जिसने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट जैसे टर्म को लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा कौन? गोर्बाचेव। द प्राइमरी गोल ऑफ द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर वाज, क्या था प्राइमरी गोल? क्या था सोवियत यूनियन का? स्प्रेड सोशलिज्म एंड communism. Which of the following was a direct result of the Cold War? कोल्ड वॉर का कौन सा डायरेक्ट रिजल्ट था? तो आ जाएगा आंसर फॉर्मेशन ऑफ नाटो एंड वार्सा पैक्ट। क्योंकि हम लोग यह देखे थे जब भी दोनों देश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट या कंट्रोवर्सी होता है तो दोनों देश आर्मी ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। और आज का हम लोग आज लास्ट क्वेश्चन लेंगे। आज हम लोग 30 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद आपको मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपको ऑब्जेक्टिव्स में एक भी ऑब्जेक्टिव गलत होने नहीं दिया जाएगा। आते हैं हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन पर, 30 नंबर का क्वेश्चन। Which event led to the beginning of the space race between the USA and USSR? जब अमेरिका और यूएसएसआर जमीन पर एक दूसरे को कंपटीशन दे दिए, वाटर में दोनों एक दूसरे को कंपीट कर रहे हैं, अब दोनों का कंपटीशन कहां चला गया? स्पेस में। स्पेस में दोनों के बीच में हम कंपटीशन होगा, वही पूछ रहा है। विच इवेंट लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द स्पेस रेस बिटवीन द यूएसए एंड यूएसएसआर? कौन सी ऐसी घटना थी जो कि दोनों देशों को स्पेस वॉर के लिए शुरू हो गया? अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था 1957 में रशिया ने जो स्पुतनिक को लॉन्च किया था, उस घटना के बाद अमेरिका और रशिया के बीच में स्पेस वॉर स्टार्ट हो गया। वहां से जो स्पेस वॉर स्टार्ट हुआ है, अब आगे आने वाले समय में दुनिया स्पेस वॉर को ही झेलेगी। अब मैं यही कहूंगा कि इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, सीबीएसई बोर्ड वाले हो या बिहार बोर्ड वाले हो, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये सारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों को इसी चैनल पर डिस्कस किया जाएगा। और मेरे बात पर भरोसा करें, विश्वास करें,
अगर आप 80% से एवं नंबर लाना चाहते हैं, 90%, 95%, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।